तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक डरावनी कहानी जिसका नाम है मंजुलिका। एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है और कुछ लोग लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, वाह देखा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अब देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। हम यहाँ पर खूब मस्ती करेंगे रात में। तो दूसरे लड़के ने कहा, अरुण मज़ा तो खूब आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा संभल के रहना होगा। बड़ी मुश्किल से हमें इस हवेली में रहने की परमिशन मिली है, इसलिए यहाँ की किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुँचाना, वरना हमें भारी पड़ सकता है। तो अरुण ने कहा, ओहो अतुल, ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे हम लोग। लेकिन एक बात है, मस्ती तो खूब करूँगा मैं। अच्छा चलो चलो, पहले अब हम जल्दी से अपना कमरा देख लेते हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई। अरुण वहाँ से कमरे की ओर भागने लगा तो अतुल ने कहा, अरे अरुण, ऐसे ही किसी कमरे में मत जा। अरे सुन तो भाई। अतुल उसके पीछे भागने लगा। उसके साथ दो लोग और थे जो उनके साथ साथ जाने लगे। उनमें से एक का नाम था अनमोल और दूसरे का नाम था राजन। ये चारों बड़े ही शैतानी दिमाग के इंसान थे और अनमोल हमेशा सबकी टांग खींचता रहता था। चारों दोस्त हवेली के कमरे देखने के लिए हवेली की सीढ़ियों में भागने लगे। अरुण उनके सबसे आगे था और बाकी लोग उससे बिछड़े जा रहे थे, यानी बाकी लोग अरुण से पीछे रह गए थे। अरुण को हवेली के बड़े से बरामदे के आखिर में एक बड़ा सा कमरा नज़र आया। जो कमरा बंद पड़ा था, वो सीधी उसी कमरे की तरफ भागे। उस खाली बरामदे में भागने पर उसके पैर की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अचानक पीछे किसी ने आवाज़ दी, अरुण, अरे रुक यार, ऐसे ही किसी कमरे को मत खोल भाई। तो अरुण ने कहा, अरे अतुल, क्या हो जाएगा यार अगर मैंने इसे खोल दिया तो? हाँ, हमें इजाज़त तो मिल गई है ना यहाँ रहने की। रुक, मैं खोलता हूँ। अरुण ने देखा कि उस कमरे के बाहर एक लाल रंग की रेखा खींची गई हुई है और दरवाजे में ताला लगा हुआ है। उसने सोचा कि उस ताले को तोड़ दिया जाए, इसलिए वो जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिससे वो ताला तोड़ सके। अतुल, अनमोल और राजा भी उसके पास आ गए। अरुण ने कहा, अरे यार सेठ, ये ताला, हाँ याद आया, मेरे बैग में एक हथौड़ा है, उससे ये सारा काम बन जाएगा। तो अनमोल ने कहा, अरे यार, ये हमें ज़रूर मरवाएगा। अरुण मत कर यार, यहाँ और भी रूम खाली हैं और खुले हुए भी हैं, चल चलते हैं ना। लेकिन अरुण उसकी नहीं सुनता और वो बैग से हथौड़ा निकालकर ताले को तोड़ने ही वाला था कि अतुल ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगा यार तू। चल यहाँ से, जो रूम हमें दिया गया है उसी में रहेंगे हम। अतुल उसका हथौड़ा पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। इसके बाद वो लोग हवेली के एक कमरे में दाखिल हुए जो पहले से ही उनके रहने के लिए ही खोला गया था। वो बेहद सुंदर था और बड़ा भी। ये चारों दोस्त इसी एक कमरे में साथ रहने वाले थे। तो अरुण ने कहा, हाँ भाई, क्या कमाल का कमरा है यार, हम सब आराम से रह सकते हैं यहाँ। तो राजन ने कहा, हाँ यार, लेकिन तू हमें आराम से रहने का तब ना, पता नहीं कब अपनी बेवकूफ़ी से हमें फंसा दे। तो अनमोल ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है यार तू। अरुण, थोड़ा यार संभल के तू रहना, हमें अगला एक हफ्ता यहाँ बिताना है। तो अरुण ने चिढ़ते हुए कहा,
अरे हाँ भाई, तुम लोग तो यार जैसे मुझे छोटा बच्चा समझ रहे हो। फिर उन लोगों ने अपना सारा सामान वहाँ रख दिया और सब आराम करने के लिए बैठ गए। कमरे में पुराने ज़माने की तरह ही बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थीं जो राज गद्दी की तरह नज़र आती थी। तो अरुण ने कहा, यार राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही है यार यहाँ तो। अनमोल ने कहा, यहाँ के राजा की हिस्ट्री भी बड़े दिलचस्प है। क्या नाम था उसका? हाँ, महाराजा विक्रम सिंह। रातों रात कोई कैसे गायब हो सकता है यार? मुझे तो लगता है कि उसके गायब होने के पीछे उसके भाई विराट का हाथ होगा। सुना है वो लालची था और विक्रम की गद्दी हथियाना चाहता था। तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसी ने ही कुछ किया होगा। तो राजन ने कहा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना है कि उसकी सेना में भी कुछ गद्दार थे जो उसे मारना चाहते थे। तो मुझे तो विक्रम के गायब होने के उसी का हाथ लगता है। तो अतुल ने कहा, हाँ यार, कुछ भी हो सकता है। अब उसका भाई ही तो था उसका दुश्मन, और उसके अलावा उसके सैनिक थे जो दुश्मनों से मिले हुए थे। तो इनमें से ही कोई होगा। खैर छोड़ो ये सब, हम सब सो जाते हैं। फिर अरुण कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर को अचानक से निहारने लगा और बोला, वाह देखो तो ज़रा क्या ठाठ बाट से रहा करता था वो। आसपास नौकर चाकर थे, और देखो राजगद्दी में ऐसा बैठा है जैसा मानिकपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी हुकूमत चलती है। यार उसके भाई की गलती नहीं थी यार। अगर उसने विक्रम को कुछ किया भी होगा तो सही तो था, क्योंकि उसके इस शानो शौकत को पाने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता था यार। तो अनमोल ने कहा, यार तू भी ना कुछ भी बोलता है, चल सो जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी सोने की तैयारी करने लगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को अरुण के मन में उस कमरे को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी और बार बार वो उस कमरे में जाने के बारे में सोच रहा था। रात के 11 बज रहे होते हैं कि वो अपने सभी दोस्तों को चुपचाप सोते हुए देखता है, और उसके मन में एक बार उस कमरे के ताले को तोड़कर कमरे में झांकने की इच्छा जाग जाती है। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए वो चुपचाप उठा और दबे पांव कमरे से निकल गया। उस समय हवेली में घना सन्नाटा छाया हुआ था, साथ ही साथ अंधेरा भी था, और बरामदे में छोटे छोटे आले से आने वाली चांद की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। अरुण चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ता गया, और जैसे ही वो कमरे के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उसने उस कमरे को खुला हुआ पाया और साथ ही उस कमरे में किसी की परछाई भी देखी। अरुण बोला, ये कौन है? किसने तोड़ा होगा ये ताला? कहीं कोई चोर तो नहीं है? अरुण कमरे के अंदर झांकने लगा और उसने देखा कि अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के। वो उस लाल रेखा के पार ही खड़ा था जो कमरे के आगे बनाई गई थी, लेकिन उसका चेहरा कमरे के अंदर था। वो कमरे के अंदर एक कदम रखने ही वाला था कि अचानक से हाथ में कुछ लिए हुए एक आदमी उसके सामने आया और चीखा, बचाओ, भूत भूत। अब एक पल के लिए अरुण की मानो जान ही निकल गई और वो भी चीखा, भूत बचाओ। डर के मारे वो ज़मीन पर बैठ गया और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच। तभी उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगी और उसने देखा कि अनमोल हाथ में हथौड़ा लेकर खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल चौंक गया उसे देखकर। उसने कहा, अनमोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? अनमोल ने भी अरुण को सामने पाया तो वो भी चौंक गया। वो बोला, वो दरअसल मुझे भी इसी कमरे को देखने की बड़ी इच्छा थी यार, तो मैं भी आ गया। तो अरुण ने कहा कि क्या कहा? लेकिन कुछ देर पहले तो तू मुझे शिक्षा दे रहा था।
खैर फिर तेरे बिस्तर पर कौन सोया बे? अनमोल ने कहा, वो मैंने अपनी जगह पे तकिए रख दिए और उस पर चादर डाल दी। अरुण ने कहा, वाह, बहुत ही नेक काम किया है ना तूने, मुझे डरा भी दिया साले। वो खड़ा हो गया और बोला, चल अब बता क्या मिला तुझे इस कमरे में, और यहाँ पर लाल रेखा कुछ मिटी हुई दिख रही है, और ये ताले के ऊपर लाल रंग का निशान क्यों बना है? अनमोल ने कहा, अरे छोड़ो ना यार, क्या करना है उससे हमें, आना जल्दी अंदर आना, देखे तो ज़रा क्या क्या है इस कमरे में। इसके बाद अरुण तुरंत उस कमरे में घुस गया और उसके बाद अचानक से उस कमरे में काला धुआं सा भर गया, जिससे और भी उन्हें खांसी आने लगी। फिर कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और दोनों डर गए। अनमोल ने कहा, जरूर हवा से हुआ होगा यार। अरुण ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और फिर वो लोग कमरे का ब्यौरा लेने लगे। पूरी हवेली में एक ही वही कमरा था, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था, हर तरफ जाले लगे हुए थे और चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। वहाँ पर ढेर सारी तस्वीरें थी जो राजा विक्रम की थी। अरुण ने कहा, देखने तो लग रहा है कि ये कमरा विक्रम का था, इतनी सारी तस्वीरें हैं इसकी। उस कमरे में एक अलमारी भी थी जिसे अनमोल ने खोल दिया, लेकिन तभी उसमें से कुछ चूहे आवाज़ करते हुए भागे, जिससे अनमोल डर गया। तभी अरुण ने कहा, अरे अनमोल, जरा इधर तो आ, ये देख क्या है यहाँ पर। अनमोल उसके पास गया। अरुण एक पेंटिंग को देख रहा था। उस पेंटिंग को देखकर अनमोल ने पूछा, यार ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है, लगता है जैसे अभी जान आ जाएगी इस तस्वीर में। कितनी सुंदर है ना ये, असल में होती तो मैं अभी शादी कर लेता इससे। तो अरुण ने कहा, सही कहा यार, ये ज़रूर विक्रम ने ही बनाई होगी। क्या लगता है तुझे, वो सच में होगी या विक्रम की कल्पना है ये लड़की? अनमोल ने कहा, मुझे तो लगता है उसकी कोई प्रेमिका होगी ये। मैं तो ये पेंटिंग अपने साथ घर लेकर जाऊंगा भाई, चल पकड़ इसे। अरुण ने कहा, लेकिन यार किसी को पता चला तो दिक्कत तो नहीं होगी। अनमोल ने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा, चलते हैं, इससे पहले कि राजन और अतुल उठ जाएं। फिर वो लोग उस पेंटिंग को लेकर बाहर वापस अपने कमरे में आ गए। इस बीच उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और उनके जाने के बाद वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो सबसे पहले तैयार होकर वो लोग पहुँचे हवेली की छत पर, जहाँ से पूरा मानिकपुर गांव नज़र आ रहा था। राजन ने ज़ोर से चिल्लाया, गुड मॉर्निंग मणिपुर। उसकी आवाज़ आसपास गूंजने लगी और सब हंसने लगे। राजन ने कहा, अरे वाह, क्या अच्छी जगह है यार, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया तुम्हारे साथ इस हवेली की डॉक्यूमेंट्री बनाने, वरना ये सब कुछ मिस कर देता मैं। वैसे काम कब से शुरू करेंगे? तो अतुल ने कहा, बस आज से ही, मैंने हवेली के बरामदे में कैमरा भी लगा दिया है। जो बात हवेली के बारे में फैली है ना कि यहाँ पर कोई भूतिया औरत रहती है, उसे हम जल्दी ही गलत साबित कर देंगे और फिर देखना इस हवेली का मालिक हमें कितने पैसे देगा। दरअसल ये चारों दोस्त इस हवेली में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हुए थे। इस हवेली के बारे में ऐसी बातें फैली हुई थी कि यहाँ पर भूत है, इसलिए कोई इस हवेली को ख़रीदना ही नहीं चाहता था। इसलिए अरुण और उसके दोस्तों को ये काम मिला था कि वो इस तरह की बातों को अफवाह साबित करें और इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलेंगे। इसके लिए अतुल ने हवेली में रहने की परमिशन मांगी गांव वालों से, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि इस हवेली का दरवाज़ा वापस से खुले, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें परमिशन मिली थी।
अतुल ने डॉक्यूमेंट्री के लिए हवेली के बरामदे में कैमरास लगाए हुए थे और हर दिन उन्हें इस हवेली में होने वाली हलचल पर ध्यान रखना था। उसी दिन रात को वो लोग कैमरा चेक कर रहे थे, लेकिन उस रात उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। तो राजन ने कहा, यार कुछ भी तो नहीं है यहाँ, पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें फैलाते हैं। मुझे कितनी परेशानी हो रही है इन अफवाहों से। बेचारा हवेली का मालिक बहुत परेशान है। तो अनमोल ने कहा, सही कहा यार, लेकिन कुछ दिन में हम साबित कर ही देंगे कि ये सब झूठ है। चलो आप सब सो जाओ। फिर सब सो भी गए, लेकिन रात के ठीक 12 बजे जब सब गहरी नींद में सोए रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पर। लेकिन अचानक से अनमोल को किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने कमरे में देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस से सोने लगा, लेकिन 5 मिनट के बाद उसे फिर से घुंघरू की आवाज़ आई। उसने कहा, अरे यार, इस वक्त कौन है यहाँ जो घुंघरू पहन के नाच रहा है। उसका ध्यान सीधे उसकी बैग की ओर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बैग के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। उसे कुछ अजीब लगा और वो लोग बैग के पास गए। अजीब बात तो ये थी कि उसी बैग के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने तुरंत बैग को खोला। उस बैग में विक्रम की वही पेंटिंग थी जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। उसके अलावा कुछ और कपड़े थे। तो उसने कहा, यार तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने तस्वीर को जैसे ही हाथ लगाया, घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने उस पेंटिंग को अलट पलट कर देखा। उसके पीछे तरफ एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मंजुलिका। तो अनमोल ने कहा, मंजुलिका? तो इसका नाम मंजुलिका था। अब अनमोल को समझ नहीं आया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तो उसने पेंटिंग को वापस से बैग में रख दिया और वापस जाके सो गया। फिर करीब 2 घंटे के बाद अरुण पानी पीने के लिए उठा। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने तुरंत पीछे देखा तो सामने उसे अतुल दिखाई दिया, जो नींद में बाहर की ओर जा रहा था। उसे अचानक देखकर अरुण घबरा गया। उसने कहा, अरे यार, इसकी नींद में चलने की बीमारी भी कभी इसकी जान लेकर ही रहेगी। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बिस्तर पर ले गया। जब अतुल वापस सो गया तो अरुण पानी पीने के लिए वापस मुड़ा, पर तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने दरवाजे के नीचे से किसी के परछाई को भागते हुए देखा। साथ ही साथ उसे घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो अरुण ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? सब तो सो रहे हैं यहाँ, देखना तो ज़रूर पड़ेगा। वो तुरंत कमरे के बाहर निकला, पर बरामदे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो कैमरे में चेक कर सकता है, लेकिन कैमरे में भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। ये देखकर वो घबरा गया और बोला, अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो था ज़रूर यहाँ पर, लेकिन कैमरे में दिखा क्यों नहीं? उसने सोचा कि एक बार हवेली का चक्कर लगा ले, इसलिए वो चल पड़ा। वो ठीक उसी बरामदे से गुज़र पड़ा जहाँ विक्रम का कमरा था। उस बरामदे में पहुँचने के बाद उसे सामने के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गाते हुए नाच रहा हो। ये सुनकर अरुण के रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने कहा, कहीं भूतिया औरत वाली बात सही तो नहीं है? वो कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही वो डर के से कांपने लगा, क्योंकि कमरे से आने वाली आवाज़ थम गई और अंदर से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। वो कांपते हुए
हाथों से उस कमरे के दरवाजे को धक्का देने वाला ही था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे वो पीछे भी नहीं मुड़ा। फिर जानी पहचानी आवाज़ ने उससे कहा, अरे अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है यार, यहाँ खड़ा है कब से? वो राजन था। अरुण की सांस में सांस आई। उसने कहा, क्या भाई, डरा दिया तूने मुझे? तो राजन ने कहा, अरे यार, मेरी नींद खुली तो मैंने तुझे बाहर आते हुए देखा, फिर मैं भी आ गया तेरे पीछे। क्या बात है बता? तो अरुण ने कहा, अरे यार, वो मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा, और देखना अंदर कमरे से कितनी अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही हैं। तो राजन ने कहा, यार मुझे तो वैसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रूर तुझे कोई वहम हुआ होगा। तो अरुण ने कहा, अरे आ रही है यार, रुक तू। फिर अरुण ने वो दरवाज़ा खोला और अंदर गया। राजन भी डरते हुए अंदर ही चला गया। अरुण को कमरे में कोई भी नहीं मिला। तो अरुण ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई तो नाच गा रहा था यार, मैंने सुनी है घुंघरू की आवाज़। राजन ने कहा, चल यार, नींद पूरी नहीं हो रही है, चल सो जा, ये सब तेरा वहम है। राजन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा ही रहा था कि अचानक से राजन चलते चलते रुक गया। तो अरुण ने कहा कि क्या हुआ भाई? राजन ने अपने आगे की ओर इशारा किया। अरुण ने जब उस तरफ देखा तो उसके भी होश उड़ गए। बरामदे के आखिरी छोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी और अरुण उसे पहचान गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना खौफ में है। अरुण ने कहा, यार, ये तो वही पेंटिंग वाली लड़की है, ये कैसे हो सकता है? फिर मंजुलिका वहाँ से जाने लगी और उसके पैर में बंधे हुए घुंघरू जोर से बजने लगे। राजन ने कहा, ये तो कमरे की तरफ जा रही है, मतलब वो अफवाह सच है यार, यहाँ सच में भूत है यार। तो अरुण ने कहा, चल जल्दी चल। उन्होंने तुरंत उस कमरे से निकलने की कोशिश की, पर निकलने से पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। राजन और अरुण दोनों कमरे में फंस गए। दूसरी ओर अतुल और अनमोल कमरे में अकेले ही सो रहे थे। मंजुलिका गाना गाते हुए कमरे की ओर बढ़ ही रही थी और राजन और अरुण कमरे का दरवाज़ा पीटकर मदद के लिए पुकार रहे थे। अनमोल की भी नींद उसी वक्त खुल गई। वो उठ के बैठ गया और बोला, यहाँ नींद क्यों नहीं आ रही यार, और ये अरुण और राजन कहाँ गए? तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अनमोल ने सोचा कि राजन और अरुण ही होंगे, तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके शरीर को धक्का मारा हो। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसी वक्त विक्रम के कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया। वो लोग बेहद हैरान परेशान हो गए थे। उन लोगों ने बिना समय गवाए कमरे में जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बतानी ज़रूरी समझी और वो लोग भागते हुए कमरे में पहुँचे। कमरे का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। जब वो लोग अंदर गए तो उन लोगों ने अनमोल और अतुल को आराम से सोते हुए देखा। ये देखकर राजन ने कहा, शायद यार वो यहाँ नहीं आई, कहाँ गई होगी वो? फिर अरुण ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, जल्दी उसके बारे में ही पता करना होगा। अब तो मुझे यहाँ रहने में बेहद डर लग रहा है। फिर राजन ने कहा, कल सुबह बात करते हैं अनमोल और अतुल से, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर उस रात राजन और अतुल को नींद भी नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सुबह के 4 बजे थे जब वो दोनों आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि तभी छत पे किसी के नाचने गाने की आवाज़ आने लगी और वो दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि अनमोल और अतुल दोनों ही वहाँ नहीं हैं। वो दोनों छत की ओर भागे और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए।
छत पर अतुल पैर में घुंघरू पहने हुए नाच रहा था और अनमोल भी उसे शौक होकर देख रहा था। अरुण ने पूछा, क्या हुआ, ये ऐसे लड़कियों की तरह क्यों नाच रहा है? तो अनमोल ने कहा, पता नहीं यार, मुझे तो घुंघरू की आवाज़ आई तो मैं यहाँ आया और देखा तो यहाँ नाच रहा था। अरुण ने कहा, अतुल क्या कर रहा है यार, पागल हो गया क्या तू? लेकिन अतुल उनकी बातें बिना सुने बस नाचने में मगन था। राजन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अतुल का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, साले ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, हाँ? चल यहाँ से। लेकिन अचानक से अतुल के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो गुस्से से लाल हो गया। ना जाने उसे क्या हुआ कि अचानक से उसने राजन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और सब देखते ही रह गए। अतुल ने अजीब सी आवाज़ में कहा, मुझे नाचने से मत रोकना वरना जान ले लूँगी तेरी। ये सुनकर सब दंग रह गए थे। अरुण ने कहा, तू ऐसे बातें क्यों कर रहा है साले? अतुल ने बस उसे घूर कर देखा और फिर वहाँ से चला गया। अनमोल ने कहा, क्या हुआ यार अचानक इसे? तो अरुण ने कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है यार कि यहाँ पर कोई सच में कुछ है, वो अफवाह नहीं बल्कि सच है। यहाँ सच में एक लड़की का भूत है यार। अनमोल ने कहा, कौन सी लड़की? तो अतुल ने कहा, जिसकी तस्वीर विक्रम के कमरे में थी। तो अनमोल ने कहा, कौन? वो मंजुलिका। अतुल ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि वो मंजुलिका है यार? तो अनमोल ने कहा, उस तस्वीर के पीछे उसका नाम लिखा हुआ था। चलो देखते हैं अतुल कहाँ गया हुआ है। वो सब लोग वापस कमरे में गए लेकिन अतुल कमरे में नहीं था। उन लोगों ने पूरी हवेली में देखा लेकिन अतुल का कोई भी पता नहीं था। करीब आधे घंटे तक उसकी तलाश करने के बाद उन्हें एक लड़की की मधुर आवाज़ सुनी। सामने अतुल आईने के सामने बैठा हुआ था और अपना मेकअप कर रहा था। माथे पर उसने बड़ी सी बिंदी भी लगा रखी थी और होठों पर लिपस्टिक। वो साथ ही साथ गाना भी गुनगुना रहा था। उसके पैर बैठे बैठे भी सिरक रहे थे। तो अरुण ने कहा, ए अतुल, ये सब क्या कर रहा है तू? अतुल अपना काम करते करते रुक गया और बोला, मेरे कमरे से निकलो बाहर बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी भी लड़की के कमरे में घुसने पर विक्रम बाबू को पता चल गया ना तो देखना तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। ये सुनकर सबके पसीने छूट रहे थे। राजन ने अरुण के कान में कहा, चलो चलो अभी यहाँ से, हमें इसके बारे में किसी से पता करना होगा। अरुण ने हाँ में सर हिलाया और वो लोग उस कमरे से बाहर निकल गए। अनमोल ने कहा, कल रात कुछ अजीब तो हुआ या था यार मेरे साथ भी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा, लेकिन उस वक्त मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सही कहा तुम लोगों ने, पक्का इस हवेली में कुछ तो ज़रूर है। अरुण ने कहा, अब इसकी पूरी कहानी तो हमें गांव वाले ही समझा सकते हैं। राजन तू चल मेरे साथ, हम गांव के किसी आदमी से इसके बारे में पूछेंगे। और हाँ अनमोल, तू अतुल पर नज़र रखना, कहीं जाने मत देना उसे। अनमोल ने हाँ कहा और अरुण राजन के साथ चला गया। वो लोग बस्ती में पहुँचे और उन्होंने एक आदमी से पूछा, भैया क्या तुम इस हवेली का इतिहास जानते हो? उसके बारे में कुछ पता हो तो बता दो। तो उस आदमी ने कहा, नहीं भैया, मुझे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, माफ़ करना भैया। तो अरुण ने कहा, तो कौन बता पाएगा हमें उस हवेली के बारे में, कुछ पता है क्या आपको? तो उस आदमी ने कहा, हाँ
गांव के मुखिया ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से हवेली की कहानी सुन रखी है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। राजन ने उससे मुखिया का घर का पता पूछा और फिर वो लोग मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया ने ही उन्हें मुश्किल से हवेली में रुकने की परमिशन दी थी, इसलिए उन्हें आशा तो थी कि वो इस बारे में उनकी मदद ज़रूर करेगा। जब वो लोग मुखिया के घर गए तो मुखिया ने उनसे सवाल किया, यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तो अरुण ने उन्हें सारी बात बताई और मुखिया गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, कहा था ना मैंने कि उस हवेली में मत जाओ, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने वापस उसे आज़ाद कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। तो राजन ने कहा, अरे आप हमें सारी बात बताइए कि हवेली का राज क्या है, हम सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुखिया ने कहा, उस हवेली में मंजुलिका की आत्मा भटक रही है। ये बात आज से 200 साल पुरानी है। हवेली के राजा विक्रम सिंह का राज चल रहा था। इस मानिकपुर में कई दुश्मन थे उनके आसपास के राज्य में, जो उन्हें किसी भी तरह से राजगद्दी से हटाना चाहते थे ताकि मानिकपुर को अपने राज्य में मिला सके। लेकिन विक्रम सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। बड़ा मान सम्मान था उनका इस राज्य में, और इसी मान सम्मान को पाने की इच्छा थी उसके भाई विराट की, जो किसी भी हालत में उनकी गद्दी में बैठना चाहता था। इसलिए इसके अलावा विक्रम अपनी प्रेमिका मंजुलिका से बहुत प्यार करता था। तो राजन ने कहा कि राजा की प्रेमिका भी थी? तो मुखिया ने कहा, हाँ, वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बेचारी अनाथ थी। लोग कहते हैं कि उसकी माँ का नाम कुमकुम था और उसकी माँ का संबंध एक काले जिन से था, लेकिन कुमकुम के मरने के बाद वो जिन भी चला गया और इसके बाद मंजुलिका अनाथ हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको कमलाबाई नाम की एक औरत मिली जो कि नर्तकी थी। उसने जब मंजुलिका को देखा तो उसने उसको अपने साथ शामिल कर लिया। मंजुलिका भी मान गई, क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। तो वो कमलाबाई को अपनी बड़ी माँ मानती थी, और कमलाबाई अक्सर राजा विक्रम के हवेली में नाच गाना करती थी। जब वो मंजुलिका को पहली बार राजा के हवेली में लेकर गई तो राजा उसे पहली बार में ही पसंद करने लगे, और मंजुलिका उनके राज्य में एक नर्तकी बन गई जो हवेली में ही रहा करती थी। विक्रम को उसका नाच बेहद पसंद था, इसलिए वो हमेशा विक्रम को खुश करने के लिए ही नाचती थी। लेकिन विक्रम के साथ साथ विराट का दिल भी आ गया था उस मंजुलिका पर। लेकिन जब उसे पता चला कि वो विक्रम से प्यार करती है तो उसने मंजुलिका को धमकाया, पर मंजुलिका ने साफ कह दिया कि वो विक्रम को कभी नहीं छोड़ेगी। विराट बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करने लगा विक्रम से। उसे लगता था कि उसने उसका सब कुछ हथिया लिया है, और इस वजह से उन दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता था। फिर पता नहीं एक रात विक्रम कहाँ गायब हो गया अचानक से। उसका नाम और निशान नहीं मिला किसी को। मानिकपुर के लोग उसके बिना खुद को अनाथ समझने लगे थे। जब वो गायब हुआ तो विराट को राजगद्दी सौंपनी पड़ी। मंजुलिका ने विक्रम का पता लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और एक दिन उसकी लाश भी हवेली में विक्रम के कमरे में ही पड़ी मिली। ना जाने उसके साथ क्या हुआ था, और अब पता नहीं वो क्या चाहती है। जब उसकी मौत हुई उसके बाद हवेली में सैनिकों को उसकी आत्मा दिखने लगी, जो हमेशा नाचती गाती रहती थी, और हर रोज़ उस हवेली में किसी न किसी की लाश मिलने लगी उस दिन के बाद। इसलिए विराट ने एक सिद्ध पुजारी को बुलाकर उसकी आत्मा को विक्रम के कमरे में कैद करा दिया। उसकी आत्मा उसकी तस्वीर में कैद हो गई।
जो विक्रम के कमरे में रखी हुई थी और तुम लोगों ने उस कमरे से उसे निकालकर आज़ाद कर दिया है। पता नहीं क्या होगा अब। तो राजन ने कहा, कुछ नहीं होगा, हमें बस ये जानना होगा कि उसके साथ हुआ क्या और वो क्या चाहती है। चल अरुण, अनमोल अकेला है वहाँ। और हाँ मुखिया जी, हम पूरी कोशिश करेंगे उस मंजुलिका को वापस कैद करने की। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं अनमोल उसी कमरे में बाहर था। वही अनमोल उसी कमरे के बाहर था जहाँ अतुल कब से बैठा हुआ था। फिर अचानक से अतुल ने दरवाज़ा खोला और उसका रूप देखकर अनमोल के रोंगटे खड़े हो गए। अतुल ने साड़ी पहन रखी थी और साथ में जेवर भी। तो अनमोल ने कहा, अतुल ये क्या कर रहा है तू? लेकिन तभी अतुल ने कहा, आई एम मंजुलिका। ये सुनकर अनमोल के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। तो अतुल ने कहा, तूने कहा था ना कि तू मुझसे शादी करना चाहता है ना विराट सिंह? अनमोल ने कहा, विराट सिंह? अरे मैं हूँ अनमोल, तेरा दोस्त यार। तो अतुल ने कहा, तू मुझे पाना चाहता था और जब मैंने मना किया शादी से तो तूने मुझे मार दिया। अनमोल ये सुनकर दंग रह गया। उसी समय अरुण और राजन भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने जब अतुल की बात सुनी तो वो चौंक गए। अनमोल ने अरुण से कहा, अरे देखना भाई, ये देख, पागल हो गया है ये। तो अरुण ने कहा, अरे भाई, तूने इससे शादी करने की बात कही थी ना, इसकी तस्वीर के आगे, याद है ना? और विराट भी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए ये तुझे विराट ही समझ रही है। इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा घुस गई है। तू रुक, मैं बात करूँगा इससे। अरुण ने अतुल से कहा, मंजुलिका, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे दोस्त के शरीर में क्यों कब्जा किया है तुमने? देखो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? अचानक से फिर अतुल रोने लगा। तो राजन ने कहा, बताओ मंजुलिका, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हम ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारी। कैसे मारा तुम्हें उस विराट ने? अतुल ने रोना बंद कर दिया। उसने कहा, विक्रम बाबू के खो जाने के बाद मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच विराट को मानिकपुर की राजगद्दी सौंप दी गई। मुझे पता था कि उसके गायब होने के पीछे उसका ही हाथ था, इसलिए एक रात में विक्रम बाबू के कमरे में गए ताकि विराट के खिलाफ कुछ सबूत मिल सके मुझे। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। जो विराट को इस बारे में खबर मिल गई और वो उस रात उसी कमरे में आ पहुंचा। उसने कहा, मंजुलिका कब तक अपने विक्रम बाबू को ढूंढेगी? पता नहीं वो ज़िंदा भी है या मर गया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा, विक्रम बाबू ज़िंदा हैं और कोई मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। तभी विराट ने कहा, तुमने मुझे, मानिकपुर के राजा को थप्पड़ मारा? तुम्हारी भी वही हालत करूँगा मैं जो तुम्हारे विक्रम बाबू का किया था मैंने। तो मैंने कहा, मैं जानती थी कि तुमने ही कुछ किया है। कहाँ है मेरे विक्रम बाबू? मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उल्टा घुमाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने पलंग की ओर इशारा करके कहा, इसी पलंग के नीचे मैंने तुम्हारे विक्रम बाबू को दफन कर दिया। इसी कमरे में उसे भी गला घोंटकर मार दिया मैंने और किसी को पता भी नहीं चला। तुझे विक्रम बाबू चाहिए ना? ठीक है, फिर वहीं पहुंचा देता हूं तुझे। फिर उसने मुझे भी गला घोंटकर मार दिया, लेकिन मेरी लाश को वहीं छोड़ दिया। अपनी शान शौकत की आड़ में वो बच भी गया। किसी को नहीं पता चला कि उसने क्या किया।
वो बात वहीं दफन हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है इस हवेली में। तो अरुण ने कहा, और तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब तुम क्या चाहती हो? तो अतुल ने कहा, विक्रम बाबू जो उस पलंग के नीचे दफन है उसके साथ मुझे भी दफन होना है, ताकि उनसे मिलन हो सके मेरा। ये सुनकर सब घबरा गए कि कहीं अतुल को कुछ हो न जाए। तो राजन ने कहा, लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है, वो तो गल गया होगा ना? तो अतुल ने कहा, मेरा मकसद विराट को मारना था और उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन उस कमरे में कैद होने की वजह से मैं ये कर ना सकी। वो विराट कब का मर गया। मेरी आत्मा विक्रम बाबू के पास जाने के लिए तड़प रही है, मुझे भी उनके साथ दफन कर दो। तो अनमोल ने कहा, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है? इसके बाद अतुल वहाँ से जाने लगा और उसके पीछे पीछे सभी दोस्त जाने लगे। वो लोग हवेली के आंगन में पहुँच गए और अतुल ने आंगन के बीचों बीच इशारा करते हुए कहा, जब अगले दिन सैनिकों ने मेरी लाश को देखा तो उन लोगों ने मुझे विराट के इशारे पर यहाँ दफन कर दिया। यहाँ से मेरे शरीर को निकालकर विक्रम बाबू के साथ दफन कर दो। सबको बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये बात 200 साल पहले की थी और अब तक पता नहीं उसके शरीर की हड्डियाँ बची भी होंगी या नहीं। अरुण ने कहा, ठीक है हम करते हैं, लेकिन अतुल को कुछ मत करना तू। ये बोलकर वो लोग गड्ढा खोदने का औजार लेकर आए और उस जगह को खोदने लगे। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद उन्हें कुछ हड्डियाँ मिलनी शुरू हुई और वो लोग उसे इकट्ठा करने लगे। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। जब हड्डियाँ मिलनी बंद हुई तो वो लोग विक्रम के कमरे में गए और उन लोगों ने शाही पलंग को हटाकर वहाँ पर खुदाई शुरू की। इसके बाद उन्हें वहाँ पर भी एक कंकाल मिला, जिसके साथ उन लोगों ने मंजुलिका की हड्डियों को दफना दिया। और फिर उन लोगों ने अतुल की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। करीब 5 मिनट तक वहाँ शांति छाई रही और फिर अचानक से अतुल नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे उठाकर वहाँ कमरे से में ले गए। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आया और तब उसने अपनी हालत देखी तो उसने बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा, ये मैं साड़ी में कैसे, क्या हो रहा है यहाँ? फिर अरुण ने उसे सारी बातें बताई। मानो उसकी आंखें बाहर आ गई शौक के मारे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ। तो अनमोल ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात तो ये है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और मंजुलिका ने हमारी बात आराम से सुन ली और हमारा काम भी हो गया। अब यहाँ कोई भूत नहीं है और अब यहाँ का मालिक इस हवेली को बेच भी सकता है। अब कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे हम सारे लोग। फिर सारे दोस्त उसकी बात से सहमत थे और फिर क्या, अगले ही दिन वो लोग वहाँ से निकल गए। मंजुलिका की कहानी उन्होंने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन जिस मंजुलिका से उनका सामना हुआ वो उन्हें कुछ अलग ही लगी, जिसे वो कभी भी भूलने वाले नहीं थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।